नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। दोस्तों, आज से यानी कि 1 नवंबर से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये नए बैच की पहली क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको बिल्कुल ऐसे सवालों का व्याख्यान करेंगे जो बिल्कुल हटकर हों। ठीक है, देखो आज के समय में कोई भी आयोग हो, एग्ज़ाम आयोग हो दोस्तों, बिल्कुल अलग से सवाल दे रहे हैं और जो भी बुक वगैरह पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल भी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे ही सवालों का रिसर्च कर करके आपको हम दे रहे हैं, खोज कर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज की सवाल में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपने शायद नहीं देखे हों बुकों में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। और दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये क्लास पूरी देखी तो देखो आप हमारे कंटेंट के बारे में जान जाओगे, भाई कैसा कंटेंट है हमारा। ठीक है, तो 293 ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 293 नया बैच शुरू है और टारगेट हमारा 80 प्लस में है। तो देखो अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में दोस्तों बगावत लाजमी होनी चाहिए आपके। ठीक है, क्योंकि आप नए बैच की नई क्लास देख रहे हो और आप एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आज पहली क्लास देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी हमने नया बैच शुरू कर दिया है। जो भी हमारे बच्चे हैं और जो बच्चे जॉइन होंगे उनका भी फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं होगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं। और उसके पास मुझे बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखो मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, एक भी सेकंड में आपका ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो चैनल को, फिर देखना कितने कंटेंट आपको मिलता है। देखो अगर बात करें नए बैच की तो नई बैच की जो क्लास है दोस्तों, जो हमारे देखो यूजीसी नेट हिस्ट्री का कोर्स और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, तो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये सब कोर्स 1500 रुपये में है, कुल 1500 रुपये में 6 महीना। ठीक है, 6 महीना कुल। अगर हम बात करें भाई यूजीसी नेट हिस्ट्री की तो देखो इसका सिलेबस बड़ा है। अगर बात करें 6 महीने की कोर्स की तो 3000 रुपये है। ठीक है, 1 साल की बात करें तो 4000 रुपये का है, 2 साल की बात करें तो 5000 रुपये का कोर्स है। अभी भी नए बैच में जो भी जॉइन होना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए 50% का ऑफर चल रहा है दोस्तों। इसी कोर्स में इसी प्राइस में 50% का ऑफर चल रहा है। जल्दी जॉइन कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जॉइन कीजिएगा। और ये जो ऑफर है हम 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, बाल दिवस तक हम ये ऑफर चलाएंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल जॉइन हुईगा, भूलना मत। ठीक है, देखो हमने कुछ बुक भी लॉन्च की हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट है, ये प्राचीन भारत का प्रैक्टिस सेट है और ये मध्यकाल भारत का प्रैक्टिस सेट है। बहुत सारे सवाल, बिल्कुल कॉपी सवाल आए थे इसमें से। ठीक है, तो देखो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखो हमारी थ्योरी अलग होती है। हमारे बैच की बात करें तो थ्योरी की क्लास होगी, फिर उसकी पीडीएफ पढ़ने को मिलेगी। आपके सामने ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे और उसकी पीडीएफ भी पढ़ने को मिलेगी। रोजाना आपका टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, पेपर 1 का बिल्कुल फ्री होगा। और देखो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास ही मिलेंगी आपको उसी कोर्स में और उसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, जीके जीएस भी आप पढ़ना चाहते हो तो उसी कोर्स में बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है,
तो देखो दोस्तों पहला सवाल, और देखो भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इससे ऐसे सवालों का मुकाबला करना सीखो। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं यार ये समझ में नहीं आ रहा है तो चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आयोग अब आपके एग्जाम में दे रहा है। अगर आज इन सवालों से भागोगे दोस्तों, एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम का रिजल्ट जो होगा वो आपसे दूर भाग जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत ना करना। ठीक है, आप मुकाबला कीजिए, युद्ध में उतर जाइए, क्योंकि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्ति तक दोस्तों आप मैदान में डटे रहिएगा। ठीक है, देखो पहला सवाल आते हैं। सवाल देख लेना आप, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम। सवाल है सती प्रथा और जौहर प्रथा के संबंध में दिए गए तथ्यों में से कौन से सही है। देखो मैं बार बार हर एक बार का पेपर देखता हूं कि किस तरीके से पेपर आता है, उस तरीके से अपने आप को अपडेट करता हूं। ठीक है, तो ये अपडेटेड सवाल है, बिल्कुल नए सवाल है। देखो मैं आपको व्याख्या सही समझाऊंगा, चाहे 15 सवाल में 1 घंटा लग जाए, परंतु आपके दिमाग में उतार दूंगा दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो कौन से सही हैं, देखो आपको 30 सेकंड मिलेंगे हर एक सवाल में कमेंट करने के लिए। आप भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखें भाई कितना आपको जानकारी है हर एक सवाल में हमारे में। तो देखो आपके सामने A, B, C, D 4 ऑप्शन है, और उसके बाद में A, B, C, D ऑप्शन है कि भाई आपको कौन सा ठीक करना है। ठीक है, तो आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी। फिर मैं समझाऊंगा, क्योंकि पहले मैं समझाऊंगा, पहले बोलूंगा फिर समझाऊंगा, फिर डबल टाइम लगेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है आप कमेंट कीजिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें सती प्रथा की और जौहर प्रथा, इस सवाल को हम पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं भाई सती प्रथा होती क्या है और जौहर प्रथा होती क्या है। मैं इसके लिए आपके लिए चित्र लाया हूं ताकि आप आराम से समझ सकें। देखो ये तो है आपके सामने सती प्रथा। देखो यहां पर एक चिता है, ठीक है, चिता है, चिता के ऊपर एक जिंदा महिला को रखा गया है और उसमें आग लगा दी गई है। यानी कि जब किसी महिला का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला देना सती प्रथा कहलाता था। ठीक है, अब अगर बात करें भाई जौहर प्रथा की, ये जौहर प्रथा है। ठीक है, जौहर प्रथा, ये क्या है, सती प्रथा। तो जौहर प्रथा का मतलब यह था कि अगर एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है और हारने वाला जो राजा है वो युद्ध में मर जाता है। ठीक है, तो जब जो राज दरबार की जो महिलाएं थी, राजा की रानी के अलावा भी जो, ठीक है, तो वो क्या करती थी, अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो एक बड़ा सा कुंड बनाती थी, उसमें आग लगाती थी। ठीक है, और लगभग 1000-2000 महिलाएं उसमें मंत्रों का जाप करते हुए जल जाती थी। ठीक है, यानी कि बहुत सारी महिलाएं उसमें जल जाती थी ताकि जो जीतने वाला राजा है हमको नहीं प्राप्त करे, हमारा अस्तित्व नहीं प्राप्त करे। तो दोस्तों देखो ये बहुत सारी महिला आप देख पा रहे होंगे ये जौहर प्रथा कर रही हैं, जौहर कर रही हैं। अगर बात करें भाई जल प्रथा की, तो जल प्रथा का मतलब है कि भाई अगर जौहर नहीं किया है तो जल जौहर, ठीक है, जल में डूब कर भी वो मर सकती थी अगर जल अग्नि की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो। ठीक है, तो देखो आपने देखा ये जल है, जल जौहर, ये अग्नि जौहर है, ये सती प्रथा है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखो
पहला ऑप्शन देखते हैं, प्राचीन काल में मनाई जाने वाली सती प्रथा राजपूत के काल में जौहर प्रथा के नाम से जानी गई। तो देखो आपने देखा, मैंने बताया कि तीनों अलग अलग हैं। तो देखो ये तीनों अलग अलग हैं, तो सती को हम जौहर प्रथा नहीं बोलेंगे, अंतर है उसमें। तो पहला गलत, ठीक है, बिल्कुल आसान हुआ। दूसरा, सती प्रथा का पहला उल्लेख 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें गोपराज की पत्नी ने स्वयं को सती कर लिया था। देखो बिल्कुल ठीक है, कई बार एग्जाम आ चुका है। गोपराज कौन था? देखो भानुगुप्त। भानुगुप्त कौन था? ये गुप्त वंश का शासक था, जो 510 ईस्वी में, ठीक है, शासन कर रहा था। और 510 ईस्वी में इसका सामंत कौन था? गोपराज था, ठीक है, गोपराज। इसकी पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति गोपराज हूणों के आक्रमण में मर गए हैं, ठीक है, शहीद हो गए हैं, तो इन्होंने क्या कर लिया, उनके साथ स्वयं को सती कर लिया। बिल्कुल राइट आंसर है, गलत नहीं है ये, ठीक है। तीसरा, भारत का पहला जौहर प्रथा का उल्लेख राजस्थान में मिलता है, जहां 1301 ईस्वी में रणथंभौर विजय के समय पद्मावती ने कर लिया था। देखो अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो सती प्रथा का उल्लेख है वो काफी प्राचीन है, लगभग 358 ईसा पूर्व का है, ठीक है। परंतु ये नहीं पता कि भाई किसने किया था पहला की। अगर ये कहें कि भाई प्रमाणिक यानी कि जो लिखित रूप में है वो कौन सा है, वो दोस्तों भारत का पहला नहीं, भारत का जौहर प्रथा का उल्लेख राजस्थान में मिलता है, जहां 1301 में, ठीक है, रणथंभौर विजय के समय पद्मावती ने किया था। पद्मावती कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया और जब उसकी पत्नी को देखा तो उसकी पत्नी को पाने का प्रयास किया। जब रतन सिंह ने मना कर दिया तो उस पर दोस्तों आक्रमण किया। ऐसा भी हुआ था कि भाई कुछ सलाह हुआ कि भाई ठीक है, हम तुम्हें अपनी पत्नी को शीशे में दिखा देंगे, शीशे में। जब उसको शीशे में दिखाया गया तो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ गई, नहीं अब तो मानूंगा नहीं, मैं तो प्राप्त करके रहूंगा। तो देखो क्या हुआ, सती जौहर प्रथा का 3 उल्लेख मिलता है। पहला 1301 में, दूसरा जो उल्लेख है 1535 कर्णवती, और तीसरा 1568 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। पहला 1301 में, दूसरा 1535 में, और तीसरा 1568 में, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा, अमीर खुसरो ने तारीख अलाई, इसका नाम है दूसरा, खजान फतू में हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया, जिससे राजस्थान का पहला जल जौहर कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था भाई जल जौहर, तो इस कुंड में 1400 रानियों ने जल जौहर किया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो पहला ठीक है, पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है, चौथा ठीक है। तो इस हिसाब से देखो कितनी बढ़िया व्याख्या है, और ऐसे ही सवाल आजकल आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और डी। देखो दोस्तों मैं तो आपको ऐसे बिल्कुल हटके सवाल लाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और ऐसे ही सवाल हमारे प्रैक्टिस सेट में है, और ऐसे ही सवाल मैं डेली करवाता हूं, ठीक है। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बल्कि 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं दोस्तों, 30 सेकंड में दे रहा हूं आपको कमेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपके दोस्तों दिल और दिमाग में इतिहास ना उतार दूंगा, मेरा नाम भी देव कुमार नहीं।
ऐसे ऐसे सवाल लाऊंगा दोस्तों, एग्जाम आयोग भी कहेगा भाई कहाँ से लाया ये, 100 में से 100 मारती इसने। ऐसे बिल्कुल हटके सवाल लाए उनके बारे में, ठीक है। ऐसे ही सवाल दोस्तों प्रैक्टिस सेट में है। जौहर कौन सा सही है, आपको बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो आइए पहले तो जौहर ये देखते हैं। यह राजस्थान की प्राचीन प्रथा है। महिलाएं अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देती थी। बिल्कुल ठीक है। अपनी जब उनको लगता था कि भाई हमारे पति जो है नहीं रहेंगे या चले गए हैं, बस गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं, और अब हमको जो है जो जीतने वाला राजा है वो प्राप्त कर लेगा, तो अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए वो जौहर करती थी। केसरिया जब वीरों को लगता था कि वे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, यानी कि जौहर भी उसी समय होता था, वो रानियां करती थी, रानी और दरबारी महिलाएं। और केसरिया यानी कि सिर पर अपना केसरी कपड़ा बांधना, ठीक है, कहते हैं केसरी कलर का कफन बांधना। जब वीरों को लगता था कि वे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तब मरने मारने की भावना लेकर सिर पर केसरिया धारण करते थे और युद्ध में उतर जाते थे कि भाई या आर या पार होगा, आर या पार होगा। दोस्तों वो जो सीन था वो बड़ा भयानक होता था, ठीक है। एक गजब का उत्साह आता था उनमें, गजब का उत्साह है कि भैया मान लीजिए कोई आदमी युद्ध में उतर रहा है वैसे ही, ठीक है, और उसे लगा कि भाई मेरे तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं अब, तो दोस्तों वो सिर पर केसरिया बांधा था, केसरिया साका कहते हैं उसको, साका, आर या पार कर दूंगा भाई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आर या पार, ठीक है। दूसरा भी ठीक है, साका जब जौहर और केसरिया साथ में हो, यानी कि जब जौहर भी हो गया, ठीक है, और केसरिया भी सिर पर बांध लिया, तो तब उसे साका कहते थे कि भाई आर या पार है, मर जाऊंगा या मार दूंगा, बस मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो साका उसको बोलते थे। युद्ध में आर या पार गानी करना, अदम्य साहस, उत्साह, गजब का उत्साह होता था उसमें। सती जब वीरांगना अपनी पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ चलकर अमर हो जाती, उसे सती कहते थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों सिंगल चिता की बात कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से ABCD ऑप्शन नंबर इसका D एट आंसर। दोस्तों अगर समझ में आता तो ठोक दो लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो अभी। तीसरा सवाल, एरन अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। देखो पहले देख लेते हैं एरन अभिलेख क्या है। मध्य प्रदेश में एक एरन अभिलेख है, ठीक है, जिसमें क्या है, यहाँ पर एक स्तंभ है जहाँ पर हेलियोडोरस का स्तंभ है ये वाला, और यहाँ पर एक जो है हाथी की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। ये विष्णु के सम्मान में हेलियोडोरस एक राजदूत था जो पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के समय में आया था, और उसने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित करवाया था, ठीक है। तो अब सवाल को पढ़िएगा, ठीक है। तीस सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए, 30 सेकेंड, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं, 30 सेकेंड आपको, ठीक है। 30 सेकेंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए। सबका स्वागत है, अभिनंदन है जो देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है, जो भी देख रहे हैं, जो नए हैं पुराने हैं, सबका स्वागत है, ठीक है। हमारे दोस्तों जो स्टूडेंट हैं, पुष्पा जी, विजय जी, मीना जी, शिवाजी, विष्णु जी, सालू जी, अजय जी,
सबका स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं जेबी स्टडी पॉइंट। तो देखो आइए, एरन अभिलेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के एक शिलालेख में एरन को एरकिड कहा गया है। बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ऐसे ही सवाल तो आ रहे हैं आजकल, ठीक है, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। दूसरा, इस अभिलेख को कनिंघम ने खोजा था। बिल्कुल ठीक है, इसने किसने खोजा था? कनिंघम ने खोजा था, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। तीसरा, यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में स्वच्छता भग्नावस्था। बिल्कुल ठीक है। और चौथा, महाभारत काल में इसे स्वयंभोग नगर कहा गया। स्वयंभोग नहीं कहा गया इसको विराट नगर कहा गया, विराट नगर। अगर स्वयंभोग नगर की बात करें तो स्वयंभोग नगर जो है दोस्तों, ठीक है, ये प्राचीन लेखों में कहा गया, ठीक है, महाभारत में नहीं कहा गया। तो इस हिसाब से ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है और डी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तानपुरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, तानपुरा क्या है? तानपुरा, ठीक है, तानपुरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो मैं आपको पहले चित्र दिखाऊंगा कि भाई तानपुरा वाकई में है क्या। देखो ये तानपुरा है, यानी कि आप देख रहे होंगे कि भाई ये सरस्वती माँ का वाद्य यंत्र है, ठीक है, बीड़ा बजा रही हैं वो। उसमें कुछ आप देख सकते हैं, उसमें कुछ जो है जैसे कि तबली, धूरज, मनका, लंगोट, चार तार, तारगहन, खुंटी 4, खुंटी 3, खुंटी 1, खुंटी 2, अटी, डांड, गुल्लू, ये उनके कंपोनेंट हैं जिससे वो बजता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये जो है गिटार टाइप का था तानपुरा। अब इसकी जो है आप सवाल को पढ़िए, तानपुरा। और 30 सेकंड आपको मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए। देखो अभी नेट के एग्जाम में समय बहुत है, तो मैं जब तक आपका एग्जाम होगा ऐसे ही दोस्तों भंडार खड़ा कर दूंगा आपके लिए, बिल्कुल भंडार खड़ा कर दूंगा मैं, ठीक है। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि भाई हमने एग्जाम बेकार गया, बिल्कुल अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो देखो तानपुरा एक लंबी गर्दन वाला तार वाला वाद्य यंत्र है जो भारत से उत्पन्न हुआ है, जो भारतीय संगीत के में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, केरल में तानपुरा को तंबुरा कहा जाता था, ये कहते हैं केरल में नहीं, कर्नाटक में, कर्नाटक में तानपुरा को तंबुरा कहा जाता था, ठीक है। तीसरा, स्टीफन स्लावेक ने नोट किया कि 16वीं शताब्दी के अंत तक तानपुरा अपने आधुनिक रूप में पूरी तरह से विकसित होता गया था और मुगलों के लघु चित्रों में देखा गया था। बिल्कुल ठीक है, बस जो भी मुगल काल में चित्रकारी थी उसमें तानपुरा का उल्लेख पाया गया है। देखो जो भी तानसेन थे वो तानपुरा बजाते थे, ठीक है। तीसरा, तानपुरा का शरीर कुछ हद तक एक सितार जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि तार हमेशा अपनी पूरी लंबाई में खींचे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी तानपुरा के साथ महिला कलाकार का चित्र 18वीं सदी से प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है भाई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तानपुरा के बारे में आप समझ गए होंगे, चित्र आपको मिलेगा, और जो भी हमारे क्लास में होंगे जो कोर्स लेंगे उनको ये पीडीएफ पढ़ने को मिलेंगी, भाई आराम से उसको कर सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए तथ्यों में से सही का चयन कीजिए। फिर आपके सामने इतना बढ़िया सवाल
और आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो आपका भी समय खराब नहीं होगा। सबका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में, ठीक है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है जो हमारी प्रैक्टिस सेट 293 कर रहे हैं। ऐसे ही सवालों से दोस्तों मैं आपको जब तक आपका कोर्स चलेगा, ठीक है, जो भी कोर्स में होंगे सबको ऐसे सवालों से रूबरू कराऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला, दिल्ली के तुर्कों अफगान सल्तनत के तहत पहले से ही लघु चित्रकला की एक मुस्लिम परंपरा थी जिसे मुगलों ने उखाड़ फेंका और मुगलों की तरह और मध्य एशियाई आक्रमणकारियों के उपमहाद्वीप में सबसे पहले विदेशी संस्कृति को संरक्षण दिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जो तुर्क थे, भाई तुर्क कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तुर्क थे, है ना, गोरी तुर्क था। तो उसके बाद में खिलजी भी तुर्क था, ठीक है, और सैयद और अफगान कौन थे? जो लोधी थे वो अफगान थे, ठीक है। तो उनकी जो चित्रकारी थी, लघु चित्रकारी थी, उसको मुगलों ने क्या किया? उखाड़ फेंका और उसकी जगह उनके जो चित्रकार थे जिनमें साइबेरियम का सारस था, ठीक है, और हवा और आदम की कथा का चित्र था, ठीक है, मजनू का चित्र था। तो अलग अलग तरह के बड़े बड़े चित्र जो है बनाए गए, ठीक है। मध्य एशियाई आक्रमणकारियों के उपमहाद्वीप में सबसे पहले विदेशी संस्कृति के को संरक्षण दिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ, इसमें यूरोपियों का प्रवेश हुआ, ठीक है। दूसरा, इन चित्रों को ढीले ढाले कागज पर चित्रित किया गया था और आमतौर पर सजाए गए लकड़ी के कवरों के बीच रखा जाता था। बिल्कुल ठीक है। देखो जो भी कागज था वो बिल्कुल आरामदायक था कागज था। उस पर जो है देखो हमजनामा जो लिखा गया, ठीक है, वो कागज पर और कपड़े पर लिखा गया था, ठीक है। तीसरा, मुगल आक्रमण के समय तक परंपरा ने फारसी शैली के विशिष्ट उच्च दृष्टिकोण को त्याग दिया, ठीक है, और जानवरों और पौधों के लिए एक अधिक यथार्थवादी शैली को अपनाया था। बिल्कुल ठीक है। देखो मैंने जैसे बताया आपको कि जब मुगल आक्रमण हुआ और जब फारसी शैली थी उस समय, क्योंकि फारसी शैली को त्याग कर उन्होंने मुगल शैली अपनाई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें सारस है, बाघ है, शेर है, ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, और पक्षी हैं, पशु हैं, इनका चित्र जो है बनाया जाने लगा। भाई देखो आपने देखा होगा कि जो मंसूर था वो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था, ठीक है। बिशनदास को ले लो, वो साहेब बास जो फारस का नवाब था, जो बादशाह था, साहेब बास के पास गया था उसकी छवि चित्र बनाने, ठीक है। चौथा, राजवंश के संस्थापक बाबर के शासनकाल से कोई लघु चित्र जीवित नहीं है और न ही उन्होंने अपने संस्मरण बाबरनामा में किसी को चालू करने का उल्लेख किया, क्योंकि उन्होंने जो भी लघु चित्रकला शैली थी उसको खत्म कर दिया और एक ऐसा दोस्तों बड़े बड़े चित्र बनाने शुरू कर दिए जो मुगल शैली कहलाई, जिसमें विदेशियों का प्रवेश हुआ, ठीक है। तो देखो इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सल्तनत काल में नसरुद्दीन नाम के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो कितना बढ़िया सवाल है। आप एकदम गहराई में दोस्तों जाओगे, हर एक सवाल में गहराई में उतरोगे कि भाई इस सवाल का अर्थ क्या है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि नसरुद्दीन नाम के भारतीय इतिहास में कितने राजा हुए, उसके बारे में ये सवाल है।
बस 30 सेकंड मिल रहे हैं आपको कमेंट करने, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, 30 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए आपको, 30 सेकंड। देखो सही 1 घंटे की क्लास होगी ये, क्योंकि देखो मैं इसमें व्याख्या भी कर रहा हूँ, आपसे कमेंट भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सल्तनत काल में नसीरुद्दीन नाम के 5 शासक हुए, 5 नहीं हुए 4 शासक हुए, 4 शासक। कौन कौन से हुए दोस्तों? एक हुआ गुलाम वंश में, क्या नाम था उसका? नसीरुद्दीन महमूद, जो 1246 से लेकर 1265 तक जो है बादशाह सुल्तान बना। उसके बाद में दूसरा शासक हुआ खिलजी वंश में, ठीक है, खिलजी में, जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, खुसरो शाह, खुसरो शाह। ये कब बना? ये 1320 में बना, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं जो तीसरे की। तीसरा कौन था? तीसरा दोस्तों कौन था? तीसरा था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये तुगलक का था, तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये कब बना? 1390 से लेकर 94 तक। और चौथा भी जो था वो भी तुगलक में था, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इसका काल 1394 से लेकर 1412 तक था, ठीक है। देखो कितना बढ़िया व्याख्या है, आप समझ रहे होंगे। तो ये 4 शासक हुए, एक गुलाम वंश में, एक खिलजी वंश में, 2 हुए तुगलक वंश में। तो देखो पहला गलत, क्योंकि 4 नहीं 5 नहीं 4 शासक हुए। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद के नाम के 2 शासक हुए, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सा? पहला और चौथा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नसीरुद्दीन महमूद नाम का एक शासक तुगलक वंश में और एक शासक खिलजी वंश में था, गलत है। देखो नसीरुद्दीन महमूद नाम का किस किस में था? एक था तुगलक वंश में और एक था आपका गुलाम वंश में, ठीक है। तो तीसरा गलत। अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश में, बिल्कुल ठीक है। जो ये अंतिम था वो कौन था? महमूद वंश में था। देखो तो इस हिसाब से बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे का डी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी बढ़िया व्याख्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्लाइव ने दोहरी प्रणाली, भाई जो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, जब उसने प्लासी युद्ध के बाद में बंगाल पर अधिकार कर लिया, उसको 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, उसको बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। तब उसने एक दोहरा शासन, दोहरी प्रणाली बनाई, ठीक है। तो क्लाइव ने दोहरी प्रणाली औचित्य बताते हुए उसने प्रवर समिति को लिखा, क्या लिखा? यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। इसके पक्ष में उसने निम्नलिखित कारण दिए थे। क्या क्या उसने कारण दिए थे? देखो आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा भाई, कितना बढ़िया सवाल है ये। तो जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए, आपको सही 30 सेकंड मिलने हैं कमेंट करने के लिए, ठीक है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है जितने भी देख रहे हैं भाई हमारे YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए। ये जो है 1 2 और 3, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो देखो उसने क्या तर्क दिया।
पहला, यदि कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता हाथ में लेती है तो उसका वास्तविक रूप लोगों के सम्मुख आ जाएगा। क्योंकि देखो, जब मैंने आपको बताया कि भाई जो दोहरी शासन प्रणाली था उसका मतलब ये था दीवानी और प्रशासन और दीवानी यानी कि राजस्व। तो जो प्रशासन था वो नवाब के पास था, बंगाल के नवाब के पास था, और जो राजस्व था वो कंपनी के पास था। यानी कि जो भी राजस्व आएगा वो कंपनी लेगी, और जो भी प्रशासन अधिकारी है, जो भी अधिकार हैं वो नवाब के पास होंगे। भाई जो भी हमारे मतलब बंगाल में कुछ घटेगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार है नवाब, और जो भी आमदनी होगी वो कंपनी लेगी। तो उसने कहा यदि कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता यानी कि प्रशासन भी अपने हाथ में लेती है तो हमारे जो वास्तविक रूप से जो पहचान है कि भाई हम केवल लूटने आए, घसूटने आए लोगों को, वह भी लोग सम्मुख आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, संभवतः फ्रांसीसी, डच तथा डेन विदेशी कंपनियां सुगमता से कंपनी की सुविधारी को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर भाई उन्होंने प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया और राजस्व ले लिया तो जो भी डच कंपनियां हैं, फ्रांसीसी, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी बोलबाला था उस समय। तीसरा, कोड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय समस्त प्रदेश को ले लेने के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे किसी न किसी कारण से किसी राज्य को हड़पते थे या उस राज्य को हड़पते थे, यानी कि एक साथ वो राजपाट नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे हर राज्य को हड़पना चाहते थे। ठीक है। चौथा, इंग्लैंड। तीसरा, ठीक है, इंग्लैंड के पास 3 गुना ऐसे प्रशिक्षित अधिकारी तो थे जो शासन का भार संभाल लेते, लेकिन वे भारतीय रीति रिवाज तथा भाषा से अनभिज्ञ थे। देखो, बिल्कुल देखो, 3 गुणा नहीं थे, 3 गुणा नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो चौथा ही गलत है। तो इस हिसाब से 1 B C यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 गुणा नहीं थे। ठीक है, परंतु वे भारतीय रीति रिवाजों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे। 3 गुण नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए कह रहा है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने के बाद उसने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय नियुक्त किए। कारण, जब कारण पढ़ो तो क्यों की जरूर लगाना। कारण, क्योंकि कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कौन सा सही है भाई? बहुत ही बड़ी सवाल है, बहुत ही टॉप सवाल है। देखो, ये वही जो मैंने पिछले सवाल में बताया है कि भाई दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली, द्वैत शासन बोलते हैं इसको। ठीक है, या द्वैत शासन। उसमें राजनीतिक या प्रशासनिक और दीवानी या राजस्व अधिकार। तो ये एक तो ये था, एक ये था। तो हुआ क्या दोस्तों, देखो, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने के बाद उसने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए कि भाई इनके माध्यम से हम इस क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में राजस्व इकट्ठा करेंगे, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि भाई डायरेक्ट जो है कंपनी ले रही है। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान नियुक्त किया
और बिहार के लिए राजा सिताब राय नियुक्त किए। बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। कारण भी ठीक है क्योंकि कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके लिए क्षमता थी। ठीक है, वो चाहती थी कि भाई जो भी भारतीय लोग हैं उसको मोहरा बनाया जाए, उसके कंधे पे बंदूक रखी जाए और उसके नाम से राजस्व इकट्ठा खींचा जाए और जो भी अधिकारी था उसको उसमें से कुछ पैसे दिए जाएं। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक सही व्याख्या करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्न में से सत्य का चयन कीजिए। देखो, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो, सवाल का लेवल पसंद आ रहा हो, ठीक है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखो अभी 50%, पूरे 50%, देखो पूरे भारत में सबसे सस्ता है, फिर भी उसमें से हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं 14 नवंबर तक। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। और देखो 14 नवंबर को शाम 5 बजे हमने एक ऑल इंडिया इतिहास की प्रतियोगिता रखी है, जो दूसरा भाग है उसका। ठीक है, उसमें भी आप ज्वाइन हुईगा। इसमें इनाम रखा गया है, टेस्ट होगा 100 नंबर का। दोस्तों अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए, पूरी दुनिया पर छा जाइए, ऐसा काम कीजिए। तो मैंने ऐसा ही एक काम किया कि भाई चाहे मुझे घाटा हो जाए परंतु बच्चों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो मैंने सोचा कि हर एक 15 दिन में एक प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो शामिल हों और उनको इनाम भी दिया जाए, एक ट्रॉफी भी दी जाए। ठीक है, तो केवल 20 रुपये का शुल्क है, आप सभी जो है उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट आप जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आइए अब पढ़ते हैं, कौन सा कथन सत्य है। पहला, टीपू सुल्तान नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। ठीक है, नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। नेपोलियन कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बाद 99 फ्रांसीसियों को सार्वजनिक सम्मान भी किया गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। दूसरा, क्योंकि देखो नेपोलियन ने जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान का शासनकाल था दोस्तों, वो था 1782 से लेकर 1799, क्योंकि जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके पिता दूसरे मैसूर युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए और मंगलौर की जो संधि हुई, मंगलौर की संधि वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। उससे पहले जो है उनकी मृत्यु, उनके पिता की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और 1782 में उनको युद्ध में ही जो है बादशाह घोषित किया गया। ठीक है, दूसरा, और देखो जब उसने शासन प्राप्त किया तो उसने सिक्के भी जारी किए। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। ठीक है, और फ्रांसीसियों से सहायता मांगी भी। ठीक है, और फ्रांसीसियों के तहत जो भी उनकी जो सेना का मॉडर्न बनाने की जो ताकत थी दोस्तों, उसको एक्सेप्ट किया। उसमें अधिकारियों को अपनी सेना में फ्रांसीसी सेनानी को नियुक्त किया ताकि बिल्कुल अपडेट सेना बना सके। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने जापान से सैनिक सहायता प्राप्त की, लेकिन कोहिमा का दोस्तों युद्ध 1944 में हुआ। जब क्या हुआ, जब आज़ाद हिंद फौज जापान से बर्मा पर आ गई। ठीक है, बर्मा पर आ गई तो क्या हुआ, जो भी हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने इनको हरा दिया। तो यहाँ पर कोहिमा के युद्ध में इनको हार प्राप्त हुई और इनको पकड़ कर लाया गया भाई, और इन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने जापान से सैनिक सहायता प्राप्त की, लेकिन कोहिमा के युद्ध की
वजह से सुभाष चंद्र बोस की सपनों पर पानी फिर गया। बिल्कुल राइट है। देखो देखो इस हिसाब से पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। देखो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे जिनमें प्रेम सहगल भी था, प्रेम सहगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी थे और भी थे, ठीक है। तो उन पर क्या हुआ, लाल किले में मुकदमा चला गया और इनके जो दोस्तों पक्षकार थे जिनमें भूलालाल देसाई, ये भी सवाल आता है, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, ये तीन थे जिन्होंने इनकी तरफ से पैरवी की, ठीक है। तो तीसरा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टीपू सुल्तान के संबंध में सही को चुनिए। 30 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए। भाई आपको भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कमेंट करने के लिए, तो आपके पास भी कितने समय है, 30 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्योंकि देखो 46 मिनट हो गई हैं क्लास चलते चलते। आपको वही दायित्व बनता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा 1782 से लेकर 1799 तक सुल्तान बना, ठीक है। उसके बारे में देखते, पहला बुरासव की वसूली करने के लिए जमींदारी व्यवस्था का प्रचलन किया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा, टीपू ने पहले से चली आ रही इस व्यवस्था में कुछ संशोधन किया, बिल्कुल ठीक है, किया था, ठीक है। उसको एकदम बंद नहीं किया, उनको ज्यों का त्यों नहीं अपनाया, उसमें कुछ बदलाव किए। तीसरा, टीपू ने बुरासव की वसूली करने के लिए किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए, क्योंकि उसने कहा कि भाई जो भी जमींदार वगैरह थे, ठीक है, वो जो है उससे पहले जो है बड़ा भ्रष्टाचार करते थे, लोगों को परेशान करते थे, किसानों को परेशान करते थे। परंतु उसने क्या किया कि भाई अब उसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया कि भाई आप जो किसान है वो डायरेक्ट भी जाकर जमा कर सकते हैं। और एक बिचौलिया किसान वाला जो जमींदार थी उसका प्रचलन था उस समय, ठीक है। तीसरा, टीपू सुल्तान ने बुरासव व्यवस्था को समाप्त करके रैयतों से सीधा संपर्क स्थापित किया तथा पौलीगारों के पैतृक अधिकारों को जब्त कर लिया। जो भी दोस्तों पहलीगार थे, जो भी उस समय बुरासव इकट्ठे करते थे, उनमें क्या था, अगर पौलीगार जो भी जमींदार थे, संपत्तिकार थे, उनका जो भी उनको अनुदान मिलता था उस पर उनका पैतृक अधिकार था। अब टीपू सुल्तान ने उनके पैतृक अधिकार को बंद कर दिया, तो क्या हुआ, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। देखो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। अब क्या हुआ, उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। किसने, टीपू सुल्तान ने, जबकि जमींदारी प्रथा का प्रचलन था उस समय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 में हुआ, ठीक है। के समय टीपू के नाराज होने का कारण क्या था, ये दोस्तों 1799 नहीं, सॉरी 1792-93 में हुआ, ठीक है। कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। तो 30 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए।
कॉर्नवालिस, जिसने उसी समय जो है उसी साल में एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसको बोला गया है स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस के इतने सारे काम हैं, जैसे कि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त, ठीक है। पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति, जिलाधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। पुलिस विभाग का गठन, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में हुआ, ठीक है। तो इसमें जो टीपू सुल्तान जो नाराज हो गया था, उसका कारण क्या था? देखो पहले देखते हैं, टीपू पर आरोप लगाकर कि वह फ्रांसीसी से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। देखो ये तो ठीक है, परंतु नाराज होने का जो कारण ये नहीं था, क्योंकि देखो अगर नाराज होता तो उस पर खुद पर क्यों आरोप लगाता? तो पहला गलत। त्रावणकोर के राजा ने कांगनूर एवं कोट खरीद लिया, बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है। तो 11 का बी राइट आंसर है, क्योंकि वह नाराज हो गया क्योंकि त्रावणकोर के राजा ने कांगनूर एवं आइनकोट को खरीद लिया था, जबकि उस पर जो अधिकार था वो टीपू सुल्तान का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार, बिल्कुल लाजवाब, गजब सवाल है भाई, बिल्कुल शानदार सवाल है, गजब सवाल है ये। नवग्रह मंदिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नवग्रह मंदिर, देखो नवग्रह मंदिर का मतलब क्या है? ये मंदिर है जिन पर जो सूर्य है, जिन पर सूर्य जो सटीक पड़ता था, ठीक है, उनको बोला गया है नवग्रह मंदिर, ठीक है। तो आपको कम से कम 50 सेकंड मिल रही है, पूरे सवाल को पढ़िएगा, पूरे सवाल को पढ़िएगा, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ऐसे ही सवाल आजकल आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सवाल जो आजकल आ रहे हैं। कौन सा कथन सही है इसमें से? कौन सा कथन सही है? देखते हैं दोस्तों आप में से कौन सा इस सवाल को सही करतेगा। ऐसे ही सवाल के भंडार हमारे पास में, और ऐसे ही सवाल दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे सवाल का कोर्स बिल्कुल आप ये मान लीजिए नाम मात्र का शुल्क है। आइए पहले देखते हैं, नवग्रह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। दूसरा, बैथीश्वरन कोइल नवग्रह में शुक्र ग्रह का मंदिर है, ये गलत है, शुक्र ग्रह का नहीं मंगल ग्रह का है। तीसरा, बैथीश्वरन कोइल मंदिर रामायण के अनुसार जटायु ने दुष्ट रावण से माता सीता को बचाने के लिए युद्ध किया था, और इस लड़ाई में उसके दोनों पंख कटकर यही मंदिर की जगह पर गिरे थे, बिल्कुल ठीक है। चौथा, नवग्रह का पहला मंदिर सूर्य नारायण मंदिर है, बिल्कुल ठीक है। पांचवा, नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। सूर्य सभी ग्रहों का प्रधान है, तब बाकी ग्रह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि मैंने कहा कि जो भी मतलब जो भी मंदिर हैं वो जो है सूरज की किरणों से ही ऊर्जा पाते हैं।
ठीक है। सूर्य केंद्र में, चंद्र सूर्य के दक्षिण पूर्व में आग्नेय, मंगल सूर्य के दक्षिण में, बुध सूर्य के उत्तर में, ठीक है, बृहस्पति सूर्य के उत्तर में, शुक्र सूर्य के पूर्व में, शनि सूर्य के पश्चिम में, राहु सूर्य के दक्षिण पश्चिम में और केतु सूर्य के उत्तर पश्चिम में है। बिल्कुल ठीक है। इनमें से किसी भी देवता का मुख एक दूसरे की तरफ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो भाई कितना बढ़िया सवाल है ये। देखो इसमें केवल बीच छोड़कर बाकी सभी ठीक हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों देखो ये नवग्रह मंदिर हैं, ठीक है, शनि ग्रह भी हैं, नवग्रह मंगल ग्रह भी हैं इनमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। असत्य का चयन करें और स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 1863 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1902 में हुई थी। ठीक है। तो अब आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं कमेंट करने के लिए। भाई आपको ऐसे ऐसे सवालों का भंडार दूंगा मैं, ठीक है। पेपर पर बिल्कुल फ्री होगा, तो जिनको भी ज्वाइन करना है कर लीजिए। भाई ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। आइए पहले देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बिल्कुल ठीक है, कलकत्ता में हुआ था 1863 में। ठीक है। दूसरा, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। बिल्कुल ठीक है, 12 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, महाराज अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी थी। बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने तमिलनाडु के वेल्लूर व अल्मोड़ा में 2 केंद्र स्थापित किए थे। देखो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के केवल वेल्लूर में, इसमें नहीं, क्योंकि अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा तो भाई हमारा उत्तराखंड में है। 5वां, अपने अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद ने मठ की जिम्मेदारी स्वामी ब्रह्मानंद को से दी थी। बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसमें जो असत्य है वो केवल ऑप्शन नंबर डी है, तो डी है वो गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जी विवेकानंद जी हैं, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 30 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए, 30 सेकंड। ए और बी। तो अब देखते हैं कौन। बहुत ही शानदार सवाल है ये, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार, गजब सवाल है भाई ये, बिल्कुल मक्खन सवाल है भाई ये। ऐसे ही सवालों का भंडार है भाई। सबका स्वागत है, अभिनंदन है जो भी क्लास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो पहला देखते हैं, भारत की मुगल चित्रकला हुमायूं के शासन काल के दौरान विकसित हुई। ठीक है। जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो वह अपने साथ 2 फारसी कलाकार अब्दुल समद और अली मीर सैयद अली को लाया। बिल्कुल ठीक है।
इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारियों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास हुआ। देखो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भाई जो हुमायूं था वो जब फारस से लौटा तो अपने साथ अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया था। दूसरा, कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण तूतीनामा पेंटिंग है, टेल्स ऑफ ए पैरट लो। देखो ये गलत है क्योंकि तूतीनामा पेंटिंग नहीं, क्या है, उदाहरण। यह प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, ये है। कला की मुगल शैली का सबसे पूर्व उदाहरण प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर है। टेल्स ऑफ ए पैरट जो वर्तमान में कला के क्वींसलैंड संग्रहालय में है। एक और मुगल पेंटिंग है जिसे प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ द अकबर कहा जाता है। यह शुरुआत की मुगल चित्रकला में से एक है जिसे कई बार फिर से बनाया गया। तो ये दोस्तों कौन सी है, ये तैमूर। तो इसमें केवल कौन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये देखो ये चित्र है दोस्तों, ये प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर है, ठीक है। ये मुगल चित्रकला आप देख सकते हैं।